हेलो एवरीवन, अत्री सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों 7 मार्च 2025 आपका 10th का जो बोर्ड का एनुअल एग्जाम होने वाला है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10th का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर है संभावित, तो उसको एक बार रिवाइज कर लो। कम टाइम है, रात भी काफ़ी बीत चुकी है। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, ये देखिए, आजीवन समास का भेद बताइए। तो आपको विकल्प मिलेंगे इसमें, तो आप कर दोगे। अव्ययी भाव समास है, इसमें सीधा उत्तर ही बता दूं। महोदय शब्द में कौन सी संधि है? महोदय शब्द में गुण संधि है। ए ओ अर जहाँ पे भी आते हैं तो गुण संधि होती है। पर्यायवाची आप दोहरा लेना सारे। इंपोर्टेंट जो पर्यायवाची हैं, इच्छा, खुशी, दुख, संकल्प, मोक्ष। इच्छा के पर्यायवाची होंगे कामना, चाह, अभिलाषा, लिप्सा, इप्सा। दो दो करने हैं। खुशी के दो पर्यायवाची प्रसन्नता, आनंद, हर्ष, उल्लास, आमोद, विनोद, प्रमोद, ये कर दोगे। फिर दुख के पर्यायवाची हैं व्यथा, वेदना, पीड़ा, तकलीफ, कष्ट। फिर संकल्प के पर्यायवाची हैं पर्ण, शपथ, कसम। और फिर मोक्ष के पर्यायवाची केवल्य, निर्वाण, सद्गति, परम गति। और फिर हैं आपके विलोम, विपरीतार्थक शब्द हैं, ये आप कर लोगे। हे का पर्याय, ये काफी बार पूछा जाता है, हे का विलोम, हे का विलोम होगा स्तुते। फिर राग का, कई बच्चे, मोस्टली बच्चे राग का अनुराग कराते हैं। राग और अनुराग तो समानार्थी हैं। राग का विलोम होगा द्वेष, और ऐच्छिक का विलोम क्या होगा? अनिवार्य। और प्रवृत्ति का विलोम होगा निवृत्ति। तो ऐसे बहुत हैं। अमर का विलोम होगा अमृत्य होगा, वो लिखा नहीं है मैंने, तो इंपोर्टेंट आप दोहरा लेना। उपसर्ग पूछे जाते हैं तो आप अत्री सर चैनल पे जाके सोर्स देख लेना, एक 15 सेकंड का है, सारे उनसे बाहर भाई कोई उपसर्ग नहीं आएगा। और फिर प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा जरूर याद कर लेना। उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं और पूर्णतः नवीनता ला देते हैं। 22 उपसर्ग हैं मोटे मोटे, वो दोहरा लेना। फिर है प्रत्यय, जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में लग के, लास्ट में, अंत में लग करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसको प्रत्यय कहलाते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति, ये सारे याद कर लियो। मुहावरे हैं काठ का उल्लू होना, आकाश पाताल एक करना, घोड़े बेचकर सोना, ये तो मुहावरे हो गए। लोकोक्ति होगी ठन ठन गोपाल होना, ठीक है। और गुदड़ी का लाल होना नहीं भाई, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस तरह के हैं। और फिर हैं, ये कर लोगे। वाक्य में प्रयोग भी आता है इनका। फिर है व्याकरण आपकी, ये तो 7 नंबर के छोटे क्वेश्चन थे, एक नंबर के। अब क्वेश्चन नंबर 2 है छंद, परिभाषा, प्रकार। तो आपने 2 ही छंद हैं। छंद की परिभाषा क्या होगी? क्रिया के विधान को छंद कहते हैं। और 2 प्रकार के छंद हैं, ये मात्रिक छंद हैं, 2 और चौपाई। इनकी परिभाषा आपको अच्छे से आती होगी, एक बार फिर सुन लो। 2 में 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में, यानी विषम चरणों में 13 मात्राएं, और सम चरणों में अर्थात दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। फिर अगला तो उदाहरण दे दोगे, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पाछे मत जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जा कर दे साच है वहां कर दे आप, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले, बोल रही मन हीरा कब कहे, लाख टके मेरा मोल। तो अगला फिर कोई बात नहीं है, तो ज्ञान बिना के हैं। तो अगला चौपाई कर दोगे। चौपाई के लक्षण क्या होंगे? चौपाई एक सममात्रिक, पहली बात है पॉइंट बना के लिखियो, चौपाई एक सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण है और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आसान सा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है। तो और भी बहुत से हैं। नासे रोग मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जोलावे। तो कोई भी चौपाई आप लिखाना। फिर है अविकारी शब्द, परिभाषा और प्रकार। अविकारी शब्द जिन शब्दों का रूप किसी अविकारी शब्द का दूसरा नाम है अव्यय। जो शब्द एक रूप रहते हैं, एक रस रहते हैं, जो शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते, जिन शब्दों पर लिंग वचन काल क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अविकारी शब्द कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। और इसके 4 भेद हैं, 5 भेद हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इनकी परिभाषा और प्रकार भी याद कर लेना अच्छे से। फिर है शब्द किसे कहते हैं और शब्द के कितने भेद हैं, वो अच्छे से याद कर लेना कि भाई जो स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर, वो तो 5 हो गए। और व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो वो कौन कौन से होंगे? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़।
तो अच्छे से देख लेना। वाक्य की परिभाषा भी दोस्तों कर लियो। अब है शब्द व पद में अंतर। पद क्या होता है? हाँ चलो पहले और दिमाग में आ रहे हैं क्वेश्चन, पहले यही कर लो। शब्द व पद में अंतर। शब्द होता है वो स्वतंत्र होता है, लेकिन पद वाक्य में बंधा होने के कारण परतंत्र होता है, इसका अलग से अस्तित्व नहीं होता। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कि कोई भी शब्द ले लो, सार्थक शब्द, कागज, कलम, दवात, मैं, तू, हम आदि आदि। फिर है पद, जो शब्द, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की व्याकरणिक योग्यता पा लेता है तो उसे पद कहते हैं। या सरलतम शब्दों में क्या कहेंगे? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे पद कहते हैं। तो उदाहरण आप दे दोगे। फिर भाई तीसरा, अब हम बढ़ते हैं किसी एक विषय पर निबंध। ये तो इम्पोर्टेंट जो है मेरी नजर में भाई, एक बार देख लो कौन कौन से हैं। आप विद्यार्थी जीवन में पदार्पण कर रखा है आपने, तो आदर्श विद्यार्थी, विद्यार्थी जीवन या विद्यार्थी और अनुशासन एक ही बात है, घबराना मत। फिर है समय का सदुपयोग, परिश्रम का महत्व, स्वतंत्रता दिवस, परोपकार का महत्व, गणतंत्र दिवस। इस प्रकार के बहुत से, जो भी जिस पर भी आपकी पकड़ है, जिस भी टॉपिक के बारे में आप अच्छे से लिख पाएंगे वो पकड़ लेना। कदे भाई 2 लाइन इसकी लिखी, 2 लाइन, तो फिर तो बात नहीं बढ़ेगी आपकी। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरा प्रिय नेता भी बहुत आता था, मेरा प्यारा भारतवर्ष, राष्ट्रभाषा हिंदी, प्रदूषण की समस्या, इस प्रकार के बहुत से हैं, कर लो। जैसे समाचार पत्रों का महत्व है, खेलों का महत्व है, इंटरनेट का महत्व है। फिर है आपका 4th क्वेश्चन रहेगा, जीव जंतुओं के प्रति दया की भावना दर्शाते हुए अपने मित्र को पत्र। इस तरह के आएंगे भाई। या खेलों के क्षेत्र में और अधिक सुविधाएं प्रदान करने तो प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र, या स्वस्थ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए आपके प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखना है। फीस माफी का भी आ जाता है, या SLC जो स्थानांतर प्रमाण पत्र है वो आपको प्राप्त करना है, उसके बारे में प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। 5 अंक का होगा भाई। आपको अपने गांव का या अपनी पहचान का उल्लेख नहीं करना है कहीं भी। और फिर है काव्यखंड 6 का, सॉरी 5 का क्वेश्चन है ये। 6 क्वेश्चन रहेंगे इसके, एक एक नंबर के, बहुविकल्पीय। विकल्प मैंने लिखे नहीं है। उत्साह स्क्रीन पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्साह कविता में निदाग का क्या अर्थ है? निदाग का अर्थ गर्मी होता है। सरगम का, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरगम का क्या अर्थ है? स्वरबोध। फिर अनद का क्या अर्थ है? अपार मस्ती। उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? बादलों का आह्वान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निराला ने बादलों को किसी कल्पना के समान बाल कल्पना के से पाले। और इस पंक्ति में कई बार पूछ लिया जाता है भाई कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, निराला ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया? बालकों के, आंसर होगा जी। जीवन उधेड़ना का अर्थ क्या है? यानी जीवन की परतें हैं उनको खोलना। ठीक है, जीवन उधेड़ना यहाँ इसका अर्थ है। अब फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या है ये? 6ठा क्वेश्चन है हमारा। ये पद्यांश दिया होगा, काव्यांश, और उस काव्यांश के नीचे प्रश्नों का उल्लेख होगा, प्रश्न लिखे होंगे, तो उन प्रश्नों को पढ़ो और उनका उत्तर जो है आपको उस काव्यांश में मिलेगा। कवि और कविता का नाम लिखना है, तो जैसा देख पा रहे हैं आप, ये संगतकार कविता है और इसके कवि हैं मंगलेश डबराल, जहाँ तक कि मेरी यादाश्त है। अच्छा, फिर काव्यांश का प्रसंग बताना है आपने, संदर्भ बता दोगे भाई, जो जिसने पढ़ी है वो तो बता ही देगा। तार सप्तक क्या होता है? फिर है गायिका, किस कारण से मुख्य गायक की आवाज साथ नहीं देती? मुख्य गायक को धीरज कौन बनाता है? फिर दोस्तों बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। काव्य सुंदरिये, सूर समर करनी करही कहीं न जनावो वापू, विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथई प्रतापू। तो यहाँ भाव सुंदरी में क्या कर दोगे? लक्ष्मण ने वीर पुरुष के जो लक्षण है, लक्ष्मण ने वीर पुरुष के लक्षणों का वर्णन किया है कि भाई जो कायर है ना वो अपनी डींगे खुद ब खुद हाँकते हैं, और वीर पुरुष अपनी वीरता का बखान किसी के आगे यूं ही नहीं करते फ्री में। फिर क्या है, आपको भाव सुंदरी की एक पंक्ति लिख देनी है। फिर कला पक्ष में आपको किन किन जो बिंदुओं का ध्यान रखना होगा? भाषा, अलंकार, शब्द चयन। तो इसमें भाषा कौन सी है? सूरदास जी ने ब्रज भाषा, सूर समर करने, अच्छा ये तुलसीदास जी का है, तो उन्होंने अवधि भाषा का प्रयोग किया है रामचरितमानस में, अवधि भाषा का प्रयोग। और सूर अलंकार कौन सा? देखो, सूर समर में अनुप्रास अलंकार, करनी करही में अनुप्रास अलंकार, और फिर क्या है, कायर कथई में भी अनुप्रास। और तत्सम शब्दावली है प्रतापू, प्रताप वीरता, यानी भाषा संस्कृत निष्ठ है। और संवादात्मक शैली है या व्यंग्यात्मक शैली भी कह सकते हैं।
या वर्णनात्मक। वी रस है, ओज गुण है। अगला है गोपियों का योग साधना के प्रति क्या दृष्टिकोण था। तो गोपियां योग साधना को बीमारी के समान बताती हैं, कोरोना के समान बताती हैं, और यानी असाध्य बीमारी कोरोना नाली है यू कदे ये तो डर लगे कोरोना था। फिर है गोपियों का योग साधना के प्रति क्या दृष्टिकोण था। हाँ, तो दूसरा पॉइंट बनेगा कड़वी ककड़ी के समान मानती हैं वो, ठीक है। तो दो तो यही हो गया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है संगतकार कविता का मूल भाव या मूल उद्देश्य। भाई 3-3 अंक के होंगे ये, तो 6 नंबर के होंगे। संगतकार कविता का प्रतिपद्य, मूल भाव, सेंट्रल आइडिया। अब है हमारा जो खंड ग पार्ट है, ये गद्य खंड से एक अंक के जो क्वेश्चन है। नई चीज की खोज कौन करता है। तो ये सुसंस्कृत व्यक्ति है। मानव संस्कृति कैसी वस्तु है, अविभाज्य। रूस का भाग्य विधाता लेनिन। बाल गोविंद भक्त में क्या करते हैं, तो धान की रुपाई करते हैं, या भाई क्या करते हैं वो देखना कंफर्म नहीं है। जैसे खंजड़ी बजाते हैं, तो खेत में तो रोपाई का काम होगा, धान की रोपाई करते हैं वो। मन्नू भंडारी का परिवार अजमेर के कौन से मोहल्ले में रहता था। मन्नू के मन में कौन सी हीन भावना ग्रंथि बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों पन्ना पलटो। ये पठित गद्यांश है। गद्य खंड में से आपने जो पाठ पढ़े उन्हीं में से एक गद्यांश होगा। नीचे क्वेश्चन लिखे हैं प्रश्नोत्तर, यानी इन प्रश्नों का उत्तर देना है आपने। आषाढ़ की रिमझिम है, तो आप ये गद्यांश पढ़ लोगे। पाठ और लेखक का नाम क्या है। पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत, लेखक का नाम रामकृष्ण बेनीपुरी। शीर्षक बता दोगे। कौन सी ऋतु है, वर्षा ऋतु का वर्णन है। देखो हल चल रहे हैं, रोपणी हो रही है, आसमान बादल से गिरा, धूप का नाम नहीं। तो रिमझिम, आषाढ़ की रिमझिम है, तो वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ है। रोपणी शब्द का अर्थ है, रोपणी शब्द का अर्थ होता है खेत में धान रोपना, यानी धान लगाने का काम करना। जनकार से किसका संबंध। तो बाल गोविंद भगत की जो क्या है, कौन सी कला, संगीत कला, उससे जनकार का संबंध बताया गया है। फिर है आगे बढ़े 11वां क्वेश्चन 5 नंबर का, बिल्कुल सरल है। मन्नू भंडारी रामवृक्ष बेनीपुरी तोते की तरह रट लियो भाई इसने। ये रखे पाओगे पेपर में, एक तो पाओगा नहीं पाओगा अपने कर्म जानियो भाई। मन्नू भंडारी, तो मैंने आपको बता भी दिया, एक बार शॉर्ट्स फिर देख लियो। 2 वर्ष में 3 यात्री आए, ये शॉर्ट ट्रिक्स है इनकी रचनाओं को याद करने की। संक्षिप्त जीवन परिचय दे करके इनके पति का नाम राजेंद्र यादव, और इनकी रचनाएं हैं। कोई 3 रचनाएं लिख दो। महाभोज, और क्या था, बिना दीवारों का घर, 3 वर्ष में, ये रजनी, स्वामी, दर्पण, 1 इंच मुस्कान, 1 प्लेट सैलाब, आदि आदि। तो इनका जो है आप कर दोगे। साहित्यिक रचनाओं का उल्लेख रामवृक्ष बेनीपुरी जी, ये भी तो इन दोनों में से एक करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा लखनवी अंदाज पाठ का उद्देश्य। बहुत ही आसान रहेगा, सिलेबस पाठ्यक्रम दोस्तों कम हो गया है। लखनवी अंदाज पाठ का उद्देश्य है पतनशील सामंती वर्ग पर व्यंग्य करना है, वो इसका उद्देश्य है। तो थोड़ा सा आपको व्याख्या करनी रहेगी। बाल गोविंद भगत का चरित्र चित्रण, कोई 3 या 4 पॉइंट हैं कि भाई वो बाल गोविंद भगत होगा तो आध्यात्मिक है वो, ठीक है। और ये नियमों का पालन करने वाले हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं, कबीर को साहिब मानते हैं। तो 2 नंबर में इतना पर्याप्त रहेगा। फिर कृतिका में प्रीतिका है 3, 2, 5, 2, 7। तो अब ये है माता, 3 ही चैप्टर है, माता का अंचल और साना साना हाथ जोड़ी और मैं क्यों लिखता हूँ। तो तीनों याद कर लियो। इनका जो उद्देश्य है आपको याद करना है। माता का अंचल पाठ का मूल भाव, और मैं क्यों लिखता हूँ पाठ का प्रतिपाद्य, हिमालय के सौंदर्य का सब चित्र। लेखिका ने जो अपने शब्दों में खींचा है वो थम भी खींच दियो भाई। अब मध्यम आदर्श जीवन मूल्य, नैतिक शिक्षा भी बहुत जरूरी है भाई, इसके बिना बात नहीं बनेगी। कई हल्के में लेते हैं कई छात्र इसको। 5 जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इस तरह के होंगे, तो 5 होंगे, आपको 4 करने होंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन है ज्ञान का क्या महत्व, इसे कैसे पाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन अपने किन गुणों के बल पर श्रेष्ठ धनुर्धारी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन सफलता पाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। और 4th एंड लास्ट क्वेश्चन आदर्श शिष्य में किन किन गुणों का समावेश अनिवार्य है और क्यों। तो आदर्श विद्यार्थी हो आप, तो उसमें अनुशासन होना चाहिए, समय का पालन करने वाला। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, ऑल द बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक और गुड नाइट। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंदी, वंदे मातरम। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ने में व्यस्त रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।